चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चिराग, जिगर और केशव 3:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पेढ़ी के साझेदार है। उनकी पेढ़ी की तारीख 31/3/16 के दिन की पक्की तल पर निम्नानुसार है। तारीख 31/3/16 के दिन केशव निवृत्त हुआ। तो 3 साझेदार है, चिराग, जिगर और केशव। छोड़ के कौन से लगे कंपनी? केशव। सबसे पहले पूंजी लिख लेंगे। चिराग की शेष आगे लाए, रकम दी गई है 30,000, इसकी दी गई है 20,000 और इसकी दी गई हमें 10,000। उसके बाद लिखेंगे हमेशा रोकड़ खाते की शेष। रोकड़ खाते की रकम हमें देखिए, रोकड़ बैंक की रकम दी है 2,000 रुपए। पढ़ेंगे पहला समायोजन। जमीन मकान की कीमत 20% से बढ़ानी है। तो जमीन मकान कहां मिलेगा हमें? संपत्ति के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे जमीन मकान। चेक करेंगे बही कीमत कितनी है। तो बही में कीमत दी गई उसकी हमें 50,000। यहाँ लिख देंगे 50,000। बढ़ानी है तो प्लस वृद्धि 20% है तो वृद्धि हो जाएगी 10,000। जोड़ के बाहर लिख देंगे 60,000। संपत्ति में वृद्धि तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में जमीन मकान कितने का फायदा हो गया? 10,000 रुपए का। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, यंत्र की कीमत 90% तक घटानी। तो शब्दों पे ध्यान देना, तक शब्द दिया है। यहाँ पे लिखेंगे पहले तो यंत्र। तो यंत्र की रकम हमें दी गई है 20,000। जब भी तक शब्द दिया, क्या शब्द दिया हो? तक। तो तक वाली रकम कहाँ लिखनी तुम्हें? बाहर वाले कॉलम में, ठीक है ना। और ऐसा लिखा हो से बढ़ानी है और से घटानी है, तो वो रकम कहाँ लिखनी है? अंदर वाले कॉलम में। इसमें कंफ्यूजन नहीं होता एग्जाम में कि सर 90% आया तो 90% कोई क्या यहाँ पे 90% निकाल के यहाँ पे रख दे, तो गलत हो जाएगा। तक शब्द है तो यहाँ पे रखना है, और से कम से अधिक ऐसा बोले तो रकम कहाँ लिखनी है? अंदर लिखनी है। तो निकालेंगे 20,000 का 90% तो आ जाएगा 18,000। तो इसमें कितने की कमी हो गई? माइनस कमी 2,000 रुपए की। नुकसान हो गया तो उधार पक्ष में यंत्र। आया ना बेटा समझ में तक शब्द का मतलब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विनियोग की बाजार कीमत बही कीमत का 150% है। विनियोग है, यहां लिखेंगे विनियोग। विनियोग हमें दिया हुआ है कुल 10,000। अब 150% बोला है, यूं नहीं बोला कि 150% बढ़ाना है घटाना है, कुछ नहीं बोला। जब भी कुछ भी ना बोले, प्रतिशत दिया हो या रकम दी गई हो, फिर भी कहां लिखेंगे? डायरेक्ट बाहर। तो 10,000 का निकालेंगे 150% तो आ जाएगा 15,000। 10,000 की रकम कितनी हो गई? 15,000। तो उसमें हो गई वृद्धि, तो प्लस वृद्धि कितने की वृद्धि हो गई? 5,000 की। तो लिख देंगे जमा पक्ष में विनियोग 5,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देनदार पर डूबत ऋण अनामत 5% से घटानी है। तो चेक करेंगे पहले देनदार कितने दिए, यहां लिख देंगे देनदार। देनदार की रकम हमें दी गई कुल 20,000। निकालेंगे 5% डूबत ऋण अनामत माइनस डूबत ऋण अनामत। 5% आ जाएगी 1,000, घटा के बाहर लिख देंगे 19,000। तो इस साल कितने रुपए डूब गए हमारे? 1,000 रुपए। पिछले साल कितनी डूबत ऋण की हानि हुई थी? 2,000 रुपए की। पिछले साल 2,000, इस साल कितने हुए? 1,000। तो पिछले साल की तुलना में तो कम हानि हुई ना, तो हमें लाभ हो जाएगा। तो डूबत ऋण अनामत कहां पर आ जाएगी? जमा पक्ष में। कितने रुपए का अंतर आएगा? अब बताओ, ये वाले 1,000 रुपए लिखे हमने, ये अंतर की रकम निकालनी है। हमेशा अंतर की रकम, ये रकम नहीं लिखनी कभी भी ना। कौन सी लिखेंगे? अंतर निकालने के बाद। उसके बाद लिखा हुआ पेढ़ी की ख्याति 36,000 निश्चित की गई। जब भी ख्याति का मूल्यांकन दिया गया होगा, तीनों साझेदारों में से जो साझेदार निवृत्त हो उसके हिस्से की ख्याति निकालेंगे। कौन निवृत्त हुआ था? केशव। तो के भाग की ख्याति, कुल ख्याति कितनी निश्चित हुई? 36,000। अब चेक करेंगे केशव का हिस्सा कितना दिया कंपनी में। तो अनुपात हमारे पास था 3:2:1। तो केशव का हुआ 1 और बटे में कितना आ जाएगा? 6। तो रकम कितनी आ जाएगी? 36,000। अब ये 36,000 बटेगी कौन से अनुपात में? लाभ के अनुपात में। चेक करेंगे पूरे साल में कहीं पे नया अनुपात, लाभ का अनुपात कुछ दिया है? कोई इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। तो कैसे निकालने का तरीका है? तीनों साझेदार में से अनुपात क्या? 3:2:1। जो साझेदार निवृत्त होता है उसका अनुपात क्या करना है? वहां से हटा देना है। जो अनुपात बचेगा वही होगा हमारा नया अनुपात, और वही बन जाएगा लाभ का अनुपात। आई बात समझे? जो साझेदार छोड़ गया उसको वहां से क्या करो? हटा दो उसका अनुपात। जो बच गया वही नया अनुपात, और वही क्या बन जाएगा? लाभ का अनुपात। ठीक है, तो लाभ का अनुपात कितना हो गया? 3:2। तो लिखने का तरीका कैसे था? तीनों साझेदार में जो साझेदार निवृत्त होगा उसका नाम कहां पे लिख देंगे? उधार पक्ष में। तो के पूंजी खाते, और यहाँ पे बचे हुए साझेदार उसको चालू साझेदार कहते हैं, तो सी के पूंजी खाते और जे के पूंजी खाते, जिसका नाम उसमें क्या कर देंगे? डैश बांटेंगे 36,000 को 3:2 में। तो 3600 और 2400, सेम यहाँ पर भी 3600 और 2400।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी को 2000 वेतन चुकाना बाकी, कोई भी चीज चुकाना बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी, तो पूंजी दायित्व के अंदर चुकाना बाकी वेतन 2000 रुपए। अब जिम्मेदारी बढ़ेगी कि घटेगी चुकाने से? बढ़ने वाली है, तो नुकसान होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे वेतन कितने का नुकसान हो गया, 2000 रुपए का। चलिए इसके बाद लिखा हुआ है मोस्ट एमपी क्वेश्चन, ये 7 नंबर का, ठीक है, तो ध्यान से समझना उसको। चिराग और जिगर इतनी रोकड़ पेढ़ी में लाएंगे कि जिससे केशव की लेनी रकम चुका दी जाए, यानी कि चिराग और जिगर कुछ पैसा लाएंगे, पर कितना लाएंगे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं। बट एलबीडब्ल्यू सवाल में जो उसके ऊपर का सवाल वहां पे सूचना दी गई थी, उसमें क्या बोला गया था कि डब्ल्यू को चुकाने पात्र रकम जितनी चुकानी है उतनी ही रकम लेकर आएगी। देखो ऊपर एलबीडब्ल्यू में ऐसा बोला था उसने, देखो यहाँ पे मैं वापस क्वेश्चन नंबर पढ़ के दिखा दूं उनको, एलबीडब्ल्यू वाला। एलबीडब्ल्यू में लिखा था कि डब्ल्यू को भुगतान पात्र रकम रोकड़ में चुका देनी है, जो एल और बी इस प्रकार रोकड़ में लाएंगे, यानी कि जो डब्ल्यू को पैसे चुकाने उसके बाद कौन लेकर आएंगे, एल और बी पैसा ला रहे थे। यानी कि किसी को तुम्हें पैसा देना हो, लाख रुपया पता चल गया लाख रुपए देने, तो तुम लाख रुपए लेकर आओगे, बट तुमको पहले बोला नहीं कि कितने रुपए चुकाने, तुम हो सकता है ज्यादा पैसे भी ला सकते हो और कम पैसा भी। तो एलबीडब्ल्यू वाले में फिक्स था कि जितना पैसा निवृत्त साझेदार को दिया गया था उतना ही पैसा ये दो मिलकर लेकर आए थे। बट इस वाले सवाल में ऐसी सूचना नहीं है, इस वाले में क्या हो रहा है कि पहले वो पैसा ला रहे उसके बाद निवृत्त साझेदार को पैसा चुका रहे, तो लाने की रकम फिक्स दी हुई नहीं है। ये बात आगे समझ में, तो कितना पैसा लाना ये कंफर्म नहीं है। फिर आगे बोला हुआ है चुका दी जाए और पेडी में 14,000 कार्यशील पूंजी के लिए रोकड़ शेष रहे। कार्यशील पूंजी का अर्थ होता है रोकड़ खाते से कनेक्टेड, ठीक है, कार्यशील पूंजी अर्थात रोकड़ खाते की अंतिम शेष। तो कभी कभी कार्यशील पूंजी बोला होगा, कभी कभी सवाल में बोला होगा कि नई पेढ़ी की रोकड़, क्या शब्द दे देगा, नई पेढ़ी की रोकड़। तो नई पेढ़ी की रोकड़ ये वाली रोकड़, और ये रोकड़ हम कहां से लिखते हैं, यहाँ से शेष आगे ले गए। कार्यशील पूंजी बोले तब भी यहाँ पे रकम लिख देनी है जो भी रकम बोली होगी, या बोलेगा नई पेढ़ी की रोकड़ तब भी यहाँ पे रकम लिखनी है हमारे को, ठीक है। तो कार्यशील पूंजी का जब जब सवाल होगा ना तो एंट्री फिक्स होगी किसकी, रोकड़ खाते की। रोकड़ खाते के अंदर कौन कौन सी एंट्री फिक्स होगी, जमा पक्ष में नाम आएगा निवृत्त वाले का, निवृत्त कौन हुआ था, केशव, और उधार पक्ष में नाम आएगा चालू साझेदार का, चिराग और जिगर। बराबर आई समझ में। कार्यशील पूंजी बोला हो तब भी, या बोला होगा नई पेढ़ी की रोकड़, तो फिक्स नाम यहाँ पे जमा पक्ष में किसका, जो निवृत्त हुआ होगा, तो के पूंजी खाते, और यहाँ पे नाम किसका आएगा, चालू साझेदार। तो चालू कौन है, चिराग और जिगर के पूंजी खाते। ये एंट्री फिक्स हो, अभी कितना पैसा इसमें लिखना है वो अभी तक सूचना दी हुई नहीं है। देखते आगे क्या सूचना दी गई है। आगे लिखा हुआ है और नई पेढ़ी में नई पूंजी उनके लाभानी के प्रमाण में रहे। तो नई पूंजी मतलब कौन सी वाली पूंजी की बात होती है, ये वाली की। यहाँ पर आती है हमारी नई पूंजी। ये पूंजी इन दोनों के बीच में कौन से अनुपात मानी चाहिए, नए अनुपात में। तो अब तक हमने जितने सवाल किए ना, देखो वापस एक बार रिपीट कर, दीप ज्योति की तरह लग रहा था, उसमें पुरानी पीढ़ी में जितनी थी उतनी रखनी थी, वहां से रोकड़ मिल गई थी। उसके बाद हमने करा था मून स्टार सन, उसमें किसे निकाले थे, जमा पक्ष का टोटल किए थे, उधार पक्ष की रकम माइनस कर दिए थे, तो उसका टोटल मिल गया था हमें। उसके बाद हमने करा ईएमआई वाला, उसमें 1 लाख रुपए डायरेक्ट में दे दिए थे। एलबीडब्ल्यू में हमने क्या करा, इधर का प्लस किया इधर माइनस किया था, फिर जो कुल निकला उसमें 22,500 अलग से जोड़ दिए थे, क्योंकि हमें पता था कि 22,500 चुकाए थे, 22,500 ही लाने थे, तब ना। बट इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हम जमा पक्ष का टोटल करके कर माइनस करें ना तो आंसर नहीं आएगा। रीजन ये कि कितना पैसा लेकर आएंगे वो सूचना दी हुई नहीं है, बात में, तो उस तरीके से बंद होगा नहीं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पर शेष रकम कहां पे लिखते हम, यहाँ पे लिखते ना, संपत्ति का हम टोटल कब करते हैं, जब तक ये रकम नहीं मिलती है तब तक। इस बार टोटल मिल गया ना हमारे को, क्या कर हम संपत्ति का टोटल कर सकते हैं ना, तो चेक करेंगे पहले संपत्ति की सारी एंट्री होगी। चलो यहाँ से स्टार्ट करते पहले पूंजी से, तो चिराग और जिगर। चलो पूंजी के नीचे क्या दिया था हमें, सामने नामत बांटो साझेदार के बीच में, बांटो पहले फटाफट, कितना दिया, 6,000, 3,000, 2,000, 1,000। चलो फिर उसके बाद लेनदार कितने दिए, लेनदार 44,000। चलिए अब आते हैं संपत्ति के अंदर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारा, जैन मकान ऑलरेडी हो गया, यंत्र हो गया, विनियोग हो गया, स्टॉक बाकी है, लिख देंगे स्टॉक 10,000। उसके बाद लिखा हुआ है देनदार हो गया, रोकड़ की रकम ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए सबसे पहले अपन करेंगे पुनः मूल्यांकन, 10, 5, 15 और 1 16,000। सेम यहाँ पर भी 16,000, 16 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 12,000। ये हो गया लाभ, लाभ जाएगा हमारे पूंजी खाते में, चिराग, जिगर और केशव, तो आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। इसमें पड़ा उधार तो इसमें जमा। पुनः मूल्यांकन
लाभ 6,000, 4,000 और 2,000। निगृहित कौन था? केशव। केशव 10, 16, 17, 19, तो यहाँ पर आएगा 19,000। सेम यहाँ पर भी 19,000। ऊपर कोई रकम है नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19,000। अब देखो वहां क्लियर बोला था कि केशव की रकम चुका देनी है, तो चुका देनी मतलब क्या होता है? रोकड़ में पैसा देना। तो यहाँ लिख देंगे रोकड़ बैंक। इसमें कहाँ पड़ा? उधार, तो इसमें कहाँ आ जाएगा? जमा। देखो ऑलरेडी मैंने तुमको एंट्री एक्सप्लेन कर दी थी, है ना, कि कार्यशील पूंजी के अंदर जमा पक्ष में निवृत्त का नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कितने रुपए दिए गए उसको? 19,000। चलो एक एंट्री कंप्लीट हो गई। अब यहाँ की शेष निकालने से पहले क्या बोला था उन्होंने? देखो सवाल के अंदर कि चिराग और जिगर पैसा लेकर आएंगे। शायद ले जाए तो कहाँ पे लिखते हैं? उधार पक्ष में, और शायद लाएगा तो कहाँ पे लिखेंगे? जमा पक्ष। इसका मतलब चिराग और जिगर कुछ पैसा लाए हैं रोकड़ में, बट कितना लाए वो हमें सूचना दी हुई नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इन्फॉर्मेशन पता नहीं। एलबीडब्ल्यू में क्या था कि जितना पैसा दिया था उतना ही पैसा लाए थे। यहाँ पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। चलो, तो ये तो बंद हो नहीं सकता है, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ये तो क्लोज हो गया ऑलरेडी। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये खाता बंद नहीं होगा, तो इन दो का ऑप्शन तो क्या हो गया? कैंसिल। अब आते हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पर एक एंट्री पेंडिंग है, तो इसका टोटल नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो सारी एंट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, तो हम कर सकते हैं टोटल। चलो करेंगे टोटल। 1,36,000 दोनों तरफ का टोटल कैसे आता है? एक समान। यहाँ पे लिखेंगे 1,36,000। अब 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो 36 होगा, तो 1,36,000 से 2 रकम घटा दो, रकम आ जाएगी 90,000। तो पूंजी का कुल मिल गया, और पूंजी कौन सा? तो बट्टी हमेशा नए अनुपात में। तो नए अनुपात कितना था हमारे पास? 3:2। बांटेंगे 3:2 में, तो 54,000 और 36,000। अब ये रकम हम कहां से देख के लिखते हैं? यहाँ से। यहाँ लिख देंगे 54,000 और 36,000। अब लास्ट टाइम समझाया था कि बिना टोटल किए अगर शेष निकलती है तो फिक्स नहीं होगा कि टोटल किधर का याद आएगा। इधर का भी आ सकता है और इधर का भी। चलो चेक करेंगे। देखो 54 और 3 57,600। इधर उतना होगा ही, ठीक है ना, तो इधर लिख देंगे 57,600। सेम यहाँ पर भी 57,600। घटाएंगे 30 गए तो 17, 18,600। किसका करेंगे? 36 और 38, 38,400। सेम यहाँ पर भी 38,400। घटाएंगे तो 12,400। आगे रोकड़ का नाम, इसमें रोकड़ कहाँ पड़ा? जमा पक्ष में। इसमें कहाँ जाएगा? उधार। देखो नाम हमने पहले लिखे चिराग और जिगर, क्योंकि एंट्री फिक्स होती है, ठीक है ना बेटा इसकी। 18,600 और 12,400 हो गया। दोनों तरफ का टोटल करने पे कितना आना चाहिए? एक समान। इसमें अंतर निकलना चाहिए नहीं। क्यों नहीं निकलना चाहिए? देखो ये खाता भी हमने बंद कर दिया, ये खाते का भी टोटल हो गया, और ये खाते का भी ऑलरेडी टोटल हो गया। अगर अंतर आएगा तो लेके कहां पे जाओगे? ट्रांसफर तो होगा ही नहीं, इसलिए दोनों तरफ का टोटल कैसा आना चाहिए? एक समान। 19 + 14 यहाँ पे हुआ 33,000, तो इधर भी कितना होना चाहिए? 33,000। रोकड़ खाते में दोनों तरफ का टोटल कैसा आएगा? सेम। बट कौन से सवाल के अंदर? या तो तुमको बोला होगा कार्यशील, ये वर्ड दिया होगा, बराबर ना, या वर्ड दिया होगा नई पेढ़ी की रोकड़, ये वर्ड होगा ना, तभी ऐसा करना है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। चलो लिख लो फटाफट।